अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 12 AQB न्यू सिलेबस 2025-26 वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है वो आपके पास है फंक्शन एंड लिमिट, जिसकी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर ली है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखे, क्योंकि ये जो सिलेबस है आपके पास ये एक दूसरे के साथ लिंक करेगा और मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि इसको स्टार्ट से देखें ताकि आप बेहतर से बेहतर सीख सकें। जनाब, ये जो प्लेलिस्ट है इसको मैं अकॉर्डिंग टू एसएलओस बना रहा हूं और बिल्कुल एसएलओस की सीक्वेंस में बना रहा हूं और उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको किसी भी किस्म की मुश्किल ना हो। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम एसएलओस करेंगे वो आपके पास 13.1.3 13.1.4 है। ये मैं बता दूं कि ये नया एसएलओस है और जो 2025-26 का पेपर है उसमें ये वाला एसएलओस अस्तित्व नहीं हो रहा। ये नेक्स्ट ईयर होगा आपके पास, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर। हाँ, जो भी एसएलओस आपके पास प्रीवियस ईयर्स में है वो ऑलरेडी यहां पर आपके पास कवर हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने सिलेबस, AQB वालों ने सिलेबस एडवांस किया है, कम नहीं किया। तो जो प्रीवियस एसएलओस हैं वो सारे के सारे इसके अंदर मौजूद हैं, तो आपके पास वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस होंगे और अगर कोई नई चीज ऐड हुई होगी तो वो भी मैं आपको उस वक्त बताऊंगा। ये एसएलओस इस बार के पेपर जो 2026 में होगा उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही है, बस इसमें आपके पास 1-to-1 एंड ऑन-टू फंक्शन पे डिस्कशन नहीं है, वहां सिर्फ फंक्शन पर बात हो रही है। तो आप लोगों को यहां पर इसकी जो थीम है उसमें 1-to-1 एंड ऑन-टू फंक्शन वैसे भी इनवर्स के लिए यूज होना है, तो वो तो काम आएगा ही आएगा। तो आप कंप्लीटली वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। एसएलओ है डिस्क्राइब अ फंक्शन, अ रूल ऑफ करस्पॉन्डिंग एंड नोटेशन। ये फंक्शन क्या है ये डिस्क्राइब करना है, इसकी नोटेशन हमें बताना है, डोमेन क्या होती है, को डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है ये बताना है, इंक्लूडिंग हमने अब ये वाला पार्ट जो है ये न्यू पार्ट है, ये वाला पार्ट जो आपके पास है इंक्लूडिंग 1-to-1 एंड ऑन-टू फंक्शन, जो करंट एसएलओस चल रहा है इसके पेपर के लिए उसमें ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं है, बाकी तमाम के तमाम चीज आपके पास वहां पर मौजूद है। और ये एसएलओस भी बिल्कुल है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फंक्शन फॉर अ गिविंग वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये भी बताऊंगा व्हाट डू मीन बाय डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं आप कॉन्सेप्ट को सीखना। ओके, सबसे पहले अब ये फंक्शन जनाब क्या होता है। जनाब, सादी सी लैंग्वेज में फंक्शन दो सेट्स के दरमियान एक लिंक को कहते हैं। अब फंक्शन जिसको हम मैपिंग भी कहते हैं, कुछ जगहों पर ट्रांसफॉर्मेशन भी, कुछ जगहों पर लिंक भी कहते हैं। तो फंक्शन एक मैपिंग है या एक लिंक है। ये एफ आपके पास एक लिंक है जो दो सेट्स के अंदर होता है, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए को आप कहते हैं डोमेन, ये सेट ए को कहते हैं, और सेट बी को आप कहते हैं कोडोमेन। यानी ये दो सेट्स ऑलरेडी हमारे पास डिफाइंड होते हैं और इसको एफ ए टेंड्स टू बी, यानी ए लिंक विद बी, ये इसकी नोटेशन है कि फंक्शन की नोटेशन है। ये एक सेट से दूसरे सेट्स में लिंक बनाता है, या दूसरे अल्फाज में ए सेट के एलिमेंट्स का बी सेट के एलिमेंट के साथ एक लिंक होता है, एक रिलेशन होता है विच एसोसिएट विद ईच एलिमेंट ऑफ एक्स इन ए। यानी ए में हर एलिमेंट, हर ए के हर एलिमेंट का लिंक बनता है बी के एग्जैक्टली एक एलिमेंट के साथ। आई रिपीट, ए का हर एलिमेंट यानी डोमेन का हर एलिमेंट यूज होता है, हर, मैं बार बार यहां रिपीट कर रहा हूं कि डोमेन का हर एलिमेंट यूज होना चाहिए या लिंक होना चाहिए
बी के कम से कम किसी एक एलिमेंट के साथ, एक से ज्यादा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, यानी वो एलिमेंट यूनिक होना चाहिए आपके पास। ठीक है, सो फंक्शन एक रूल है जो दो सेट्स के दरमियान है, जिसमें डोमेन के हर एलिमेंट को डोमेन के एलिमेंट के साथ लिंक होना चाहिए, और डोमेन का जो एलिमेंट होगा वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ, यानी बी के एक ही एलिमेंट के साथ लिंक होगा। जब आपके पास ये डोमेन का एलिमेंट बी के एलिमेंट से लिंक करता है तो उस लिंक को हम रेंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं छोटे से चीज से अंडरस्टैंड करवा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, एक फंक्शन है ए, ये मैं ए सेट को स्पेसिफिक कर देता हूं। चलें, रियल नंबर से रियल नंबर के दरमियान ये लिंक है आपके पास, और ये लिंक क्या है कि मैं जब भी, ये इसके एलिमेंट एक्स होंगे, ये इसके एलिमेंट एक्स हैं, मैं जब भी किसी भी रियल नंबर का को इस रूल में रखूं तो वो रूल क्या होगा, उस रियल नंबर का स्क्वायर हो जाएगा। यानी रूल क्या है, मैं जब भी किसी भी रियल नंबर को इस रूल में रखूं तो उस रियल नंबर का स्क्वायर हो जाएगा। ये लिंक है। तो जो ये एफ ऑफ एक्स आंसर देगा, ये बेसिकली कोडोमेन का एक एलिमेंट होगा जिसको मैं रेंज कहूंगा। यानी ये एक नंबर बनेगा जो बेसिकली कोडोमेन का एक एलिमेंट आपके पास होगा, जिसको मैं रेंज कहूंगा। यानी फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऐसे कहता हूं कि यार मैं इसमें से 0 पुट करता हूं, तो मैं रियल नंबर इसमें से मैंने 0 पुट किया है, तो ये रूल क्या करेगा, ये रूल इसको कहेगा कि मैं जो भी मुझे आप नंबर दोगे मैं उसका स्क्वायर कर दूंगा, और आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास 0 आ जाएगा, और ये मेरे पास जो एलिमेंट आया ये रेंज का एलिमेंट होगा। यानी इसने 0 से लिंक किया और 0 के पास ही गया। और अगर मैं कुछ और नंबर्स भी ले लूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं रेडिकल 2 ले लूं, तो इसका मतलब क्या होगा, रेडिकल 2 का स्क्वायर, और आंसर क्या होगा 2। यानी रेडिकल 2 ने लिंक किया 2 के साथ, और ये जो एलिमेंट्स आ रहे होंगे ये बेसिकली रेंज सेट के एलिमेंट होंगे। और ये आपके पास रेडिकल 2 का जो इमेज होगी, इसको इमेज भी कहते हैं, जो इमेज होगी वो 2 होगी, जिसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी 0 पुट किया तो आंसर 0 आया, रेडिकल 2 पुट किया तो आंसर 2 आया। ओके, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। अब यहां पर जैसे इसने कहा, देन द एलिमेंट ऑफ y इज एक्सप्रेस, ये y एफ ऑफ एक्स बेसिकली y होता है। एफ ऑफ एक्स बेसिकली y, यानी ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट x होता है और दूसरे को y भी कह सकते हैं। यानी ये जो हम सॉल्व करते हैं ये बेसिकली y एलिमेंट देता है, तो हम कहेंगे y इज इमेज ऑफ x अंडर f। यानी जब मैंने x पुट किया तो y उसका आंसर या उसकी इमेज आई, जैसे ये y आया था, जैसे ये y आया था, और वो किस रूल के अंडर आया था, ये f के अंडर आया था, और मैंने क्या किया था, x स्क्वायर किया था। सो ऑलरेडी बता चुका हूं, डोमेन आपके पास पहला सेट होता है और को डोमेन आपके पास दूसरा सेट होता है, और रेंज बेसिकली जो को डोमेन एलिमेंट्स लिंक कर रहा होता है, जो डोमेन एलिमेंट्स लिंक कर रहा होता है को डोमेन के, वो तमाम एलिमेंट्स रेंज कहलाते हैं। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी, जिसमें फंक्शन एक रूल है जो किसी भी एलिमेंट को लेगा, और उसके स्पेसिफिक रूल के तहत आप, जैसे मैंने पिछला कहा था, ये हर रियल नंबर का बेसिकली क्या हो रहा होगा, स्क्वायर होगा, जिसको मैं ऐसे कहूंगा कि फंक्शन में जब भी कोई एक्स की वैल्यू पुट होगी तो वो वैल्यू के ऊपर स्क्वायर होगा, और मैं इसके आंसर को y कहूंगा। तो ये वन ऑफ द रूल मैंने आपके पास बनाया, एक किस्म का फंक्शन बनाया जो इस किस्म की कोई भी कंडीशन कर सकता है। ये जस्ट एक पर्टिकुलर एग्जांपल दी है मैंने। अच्छा जी, चलें जी, ये हमारे पास हो गया। अब थोड़ा सा आगे मूव कर जाते हैं, थोड़े से हम इसको देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दो सेट्स के दरमियान एक मैंने लिंक बनाया, और ये डायग्राम की मैंने लैंग्वेज में बनाया है, जिसमें ए को किसके साथ लिंक कर रहा है, ये मेरा, ये जो पूरे एलिमेंट्स होंगे ये मेरे होंगे डोमेन, ये सारे मेरे डोमेन होंगे, और ये जो पूरे एलिमेंट होंगे ये मेरे होंगे कोडोमेन,
और जो एलिमेंट यूज हो रहे हैं डोमेन के एलिमेंट्स के साथ, ये नंबर्स, ये तीनों नंबर्स इस वक्त मेरी रेंज होंगी, जो ऑफकोर्स कोडोमेन का पार्ट ही होता है, और कभी कभी तो पूरा कोडोमेन भी होता है। ठीक है, सो रूल के तहत भाई डोमेन पूरा यूज हो रहा है, ऑफकोर्स डोमेन के जितने भी एलिमेंट है वो लिंक कर रहे हैं कोडोमेन के एलिमेंट्स के साथ। अब मुझे ये देखना है वो लिंक जो है वो एक ही तो है ना, तो एक लिंक हो रहा है 3 के साथ, अब ए किसी और के साथ लिंक नहीं हो रहा, डन, यूनिक एलिमेंट एक एलिमेंट होना चाहिए। बी कनेक्ट हो रहा है 3 के साथ, बेशक सेम के साथ, आपके पास कोडोमेन के सेम एलिमेंट के साथ हो रहा है, पर बी का है तो एक ही ना, ए का भी एक है बी का भी एक है, बेशक सेम है, ऐसा तो नहीं है ना कि ए किसी और के पास भी जा रहा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है फंक्शन के लिए, ये फिर फंक्शन नहीं होगा। तो हर डोमेन का सिर्फ एक इमेज हो सकता है, हाँ वो जो इमेज है वो रिपीट हो सकता है, एक से ज्यादा डोमेन के एलिमेंट का हो सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है। सिमिलरली तीसरा देखिए, ये भी आपके पास सिर्फ एक ही के पास जा रहा है, और चौथा भी देखिए ये भी आपके पास एक के पास ही जा रहा है। तो ये जो डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है ये बिल्कुल आपके पास एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैं इस फंक्शन को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकता हूं कुछ इस तरीके से कि ए कनेक्ट हुआ था 3 के साथ, कॉमा बी कनेक्ट हुआ था 3 के साथ, कॉमा सी कनेक्ट हुआ था 4 के साथ, और डी कनेक्ट हुआ था 2 के साथ। तो ये एक और रिप्रेजेंटेशन है जो बेसिकली सेट के फॉर्म में मैंने दिखाया है। पहला एलिमेंट बिलोंग्स कर रहा है डोमेन से, और दूसरा एलिमेंट बिलोंग्स कर रहा है कोडोमेन से। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई है। चलें जी जल्दी से एक और आपको डायग्राम से एग्जाम्पल देते हैं कि और ऑब्जर्व करते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। सबसे पहली बात तो डोमेन पूरा यूज ही नहीं हुआ, जब डोमेन पूरा यूज ही नहीं होगा तो ये फंक्शन कतई नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो ये फंक्शन नहीं है। ओके, नेक्स्ट एक और दिखाते हैं, यहां देखें, हाँ भाई डोमेन पूरा यूज तो हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मगर डोमेन का ये एलिमेंट 2 दफा आपके पास यूज हुआ है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है फंक्शन में, ऐसा हरगिज नहीं होगा कि डोमेन का कोई एक एलिमेंट 2 दफा आपके पास कोडोमेन के एलिमेंट के साथ लिंक करे, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, तो ये भी फंक्शन नहीं है। अच्छा जी, उम्मीद करता हूं ये वाला अंडरस्टैंडिंग आपके पास हो गई होगी। चलें नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन पे बात कर लेते हैं। कुछ 2 टाइप्स हैं, जो नया सिलेबस है आपके पास, जो नया सिलेबस है उसमें ये आपके पास ऐड हुआ है, और जो हमारा 2026 में सिलेबस है उसमें आपके पास ये इंक्लूड नहीं है। पर हम जब इनवर्स फंक्शन करते हैं तो हमें मजबूरन ये पढ़ना ही पड़ता है, इसी वजह से इन्होंने ऐड किया है। इनवर्स फंक्शन आगे जाके आपके पास आएगा एसएलओस, तो ये चीज आना जरूरी है, तो आपको सीखनी ही होगी एनी हाउ, क्योंकि इनवर्स वन आपको प्रॉपरली समझ नहीं आएगा। अच्छा जी, 1 और ऑन टू और इंजेक्टिव फंक्शन, अब ये कौन सा फंक्शन है जो 1 है, या इसको 1 to 1 भी कहते हैं, या इसको इंजेक्टिव भी कहते हैं। बेसिकली ये एक फंक्शन होता है, इसकी खासियत क्या होती है कि हर जो डोमेन का एलिमेंट होता है उसकी डिस्टिंक्ट इमेज होती है, यानी जब भी कोई डोमेन का एलिमेंट होगा ना, वो किसी जो कोडोमेन का एलिमेंट होगा उसके मुख्तलिफ एलिमेंट के साथ आपके पास कंबाइन होगा। दूसरे अल्फाज में ये मेरे कोडोमेन के एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, वो सिर्फ एक दफा यूज होने चाहिए। जैसे अगर आप पिछली कंडीशन देखें तो ये देखें आपके पास जो ये कंडीशन थी, इसमें देखें ये आपके पास यहां पर कोडोमेन का एलिमेंट रिपीट हुआ है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए 1 to 1 फंक्शन में। 1 to 1 फंक्शन में हर डोमेन की सिर्फ एक डिस्टिंक्ट इमेज होगी, जिसका मतलब क्या है, जब मैं कोई ए वैल्यू पुट करूं और बी वैल्यू पुट करूं और दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि वो जो दोनों नंबर पुट किए थे वो अलग नहीं थे, वो सेम नंबर थे। यानी आपके पास अगर सेम नंबर पुट करोगे तो सेम आंसर आएगा, y का सेम आंसर, एफ ऑफ एक्स क्या है, y का सेम आंसर आएगा। अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट पुट करोगे तो डिस्टिंक्ट आंसर आना चाहिए, यानी डिस्टिंक्ट आपके पास इमेज आनी चाहिए, तो ये 1 to 1 की शर्त है। चलें जी, अब मैं ऑन टू पे चला जाता हूं। अब ऑन टू ऑफ कोर्स ये भी फंक्शन होगा, यह बात ध्यान में रखिएगा, ये फंक्शन होना पहला जरूरी है, तभी तो टाइप आएगी ना, अगर फंक्शन नहीं है तो फिर कोई टाइप की कोई डिस्कशन नहीं है। अच्छा जी, ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अब जनाब ये एक ऐसा फंक्शन होता है
जिसमें जो हमारी कोडोमेन का जो एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे यूज होने चाहिए। यानी डोमेन का के जितने भी एलिमेंट होंगे, ऑफ कोर्स वो सारे के सारे यूज होंगे, वो सारे के सारे कोडोमेन के एलिमेंट्स को कवर करेंगे। एक भी कोडोमेन का एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। यानी इसी को कहने का मतलब है अ फंक्शन ए टू बी सेज टू बी ऑन टू इफ ईच एलिमेंट ऑफ वाई, यानी बी का यानी कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट होगा वो इमेज होना ही चाहिए किसी ना किसी डोमेन के एलिमेंट का। यानी पूरा कोडोमेन यूज होना चाहिए। जैसे ये कोडोमेन, ये आपको इमेज लिखने का इन्होंने फार्मूला बनाया कि जब भी आप कोई ए के नंबर पुट करेंगे तो उसका आंसर y आएगा और y b से बिलोंग्स होगा और y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर सम x। यानी ये सिंपल अल्फाज में यही बोल रहा है कि जब आप ये इमेज फंक्शन बनाओगे तो हर जो कोडोमेन का एलिमेंट है उसका कोई ना कोई एक आपके पास x के साथ कनेक्शन होना चाहिए और x बेसिकली डोमेन का एलिमेंट होगा। तो इसमें हम सिंपल ये भी कह सकते हैं ये जो हमारा रेंज सेट होता है ये पूरा का पूरा कोडोमेन के बराबर आता है। रेंज सेट क्या होता है? जो डोमेन एलिमेंट्स कनेक्ट करते हैं ना, जो डोमेन एलिमेंट्स रखते हैं, तो इसमें रेंज सेट हमारा कोडोमेन के एग्जैक्टली बराबर आता है और इसको हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। अब जल्दी जल्दी से मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये मेरा डोमेन है और देखें डोमेन पूरा यूज हुआ है और डोमेन एक दफा हुआ है तो फंक्शन तो है। अब कौन से टाइप का फंक्शन है? अच्छा, ए की 1 इमेज है, बी की 2 इमेज है, सी की 4 इमेज है, डी की 3 इमेज है, हर किसी की डिस्टिंक्ट इमेज है तो 1 to 1 तो है, यानी इंजेक्टिव तो है। पर देखें कोडोमेन पूरा यूज नहीं हुआ और हमने ऑन टू के लिए शर्त क्या रखी थी कि कोडोमेन पूरा यूज होना चाहिए, तो ये सिर्फ 1 to 1 फंक्शन है। ये 1 to 1 फंक्शन के अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें आ जाएं भाई, ये देखें ए की 1 है, बी की 2 है, सी की 3 है, डी की 4 है, तो ये सारी 1 to 1 तो है और मजे की बात कोडोमेन भी पूरा यूज हुआ है। यानी कोडोमेन और रेंज जो है वो बिल्कुल बराबर है। तो ये 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है और 1 to 1 ऑन टू अगर दोनों फंक्शन होता तो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ये ऑलरेडी आप छोटी क्लासेस में पढ़ के भी आ चुके हैं। अच्छा, यहां देखें कि आपके बार 1 ए और बी दोनों 1 के पास गए तो ये 1 to 1 तो नहीं हुआ। 1 to 1 के लिए शर्त क्या है कि रेंज तो रिपीट होना ही नहीं चाहिए आपके पास, ठीक है। तो और बट ये जो कोडोमेन है ये पूरा यूज हुआ है तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑन टू फंक्शन है या सर्जेक्टिव फंक्शन है। सिमिलरली यहां देखिए, यहां भी रिपीटिशन हो गई है आपके पास और ये 1 to 1 भी नहीं है तो ये नाइदर 1 to 1 है नोर ऑन टू है, जिसको बेसिकली इनटू फंक्शन कहते हैं। पर इनटू फंक्शन आप ऑलरेडी 9 क्लास में पढ़ के आए हैं इसलिए आपको बता रहा हूं। वैसे ये हमारे एसलोस का पार्ट नहीं है तो ना ही ये 1 1 है ना ही ये आपके पास ऑन टू है। ऑन टू के लिए क्या शर्त है? पूरी कोडोमेन यूज होनी चाहिए। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वाली भी अंडरस्टैंडिंग आपके पास हो गई होगी। चलें जी, लास्ट पार्ट में हम फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन करवा देते हैं और कुछ वैल्यूज पुट करना सिखा देते हैं। अब फंक्शन को इंटरेस्टिंगली 4 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक तरीका मैंने आपके पास करवाया जिसे एरो फॉर्म ऑफ और वेन डायग्राम की फॉर्म में आप कह सकते हैं उसको। तो ये डायग्राम की फॉर्म में होता है और देखें 2 कनेक्ट हो रहा है 5 के साथ, 3 कनेक्ट हो रहा है 7 के साथ, 4 कनेक्ट हो रहा है 9 के साथ, 5 कनेक्ट हो रहा है 11 के साथ। तो डोमेन बेसिकली ये है जिसको हम सेट ऑफ प्री इमेजेस भी कहते हैं। भाई इमेज का प्री, उसको प्री इमेज कहते हैं। बेसिकली ये सारे इमेज होते हैं ना तो इसको हम प्री इमेज भी कहते हैं, हम इनको इनपुट भी कहते हैं, हम इनको डोमेन के एलिमेंट्स भी कहते हैं, हम इनको एक्स की वैल्यूज भी कहते हैं, बहुत सारा नाम होता है। ये आपके पास इमेजेस होती हैं, ये वाई की वैल्यूज भी होती हैं, या आउटपुट भी होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट नाम यूज करते हैं। जैसे यहां पर सेट ऑफ प्री इमेजेस डोमेन को कह रहा है ये प्री इमेजेस हैं और ये प्री इमेजेस किसके हैं? ये इन इमेजेस की प्री इमेजेस हैं, ठीक है। और रेंज सेट ऑफ इमेजेस आपके पास, ठीक है। और मजे की बात ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है जिसको हम बाइजेक्टिव भी कह सकते हैं। ये फंक्शन है और टाइप कौन सा है? बाइजेक्टिव वाला। सिमिलरली इसी को 2,5 3,7 4,9 एंड 5,11 में भी लिखा जा सकता है। ये टेबुलर फॉर्म में आपके पास हो गई। तो दिस सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट फ्रॉम ईच ऑर्डर पेयर, यानी ऑर्डर पेयर के फॉर्म में
जो ये पहला एलिमेंट्स होगा वो डोमेन कहलाएगा, और ये जो दूसरा एलिमेंट होगा वो आपके पास रेंज का एलिमेंट कहलाएगा। उम्मीद करता हूं ये ऑलरेडी हम पढ़ के आ चुके हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तीसरा, किसी एक फॉर्मूले के तहत भी कर सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, और हमने कह दिया ये x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी मैं कोई भी नेचुरल नंबर यहां पुट कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 पुट करूंगा तो नोटिस करें 2x की जगह पुट होगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5, और देखें 2 किसके साथ कनेक्ट हो गया, 5 के साथ। तो 2 5 के साथ 3 पुट करूंगा तो 7 हो जाएगा, 4 पुट करूंगा तो 9 हो जाएगा, 5 पुट करूंगा तो 11। बेसिकली इसी फॉर्मूले को यूज किए हुए ये एलिमेंट्स को डेवलप किया है। तो हम फॉर्मूले के तहत भी करते हैं, जैसे यहां पर x बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर, तो इस वक्त डोमेन हमारी नेचुरल नंबर है, और जो एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे होंगे वो आपके पास को डोमेन के एलिमेंट होंगे। हम उसको भी सेट कर सकते हैं, उसको भी हम नेचुरल नंबर कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई एक सेट कह सकते हैं। बहरहाल जो ये एलिमेंट्स आ रहे होंगे ये रेंज होगी आपके पास, ये रेंज होगी, और रेंज बेसिकली को डोमेन का पार्ट होता है, और मैं को डोमेन को भी नेचुरल नंबर सेट कर सकता हूं। अच्छा, डायग्राम के फॉर्म में मैंने 2 पुट किया था 5 आया, 3 पुट किया 7 आया, 4 पुट किया 9 आया, 5 पुट किया 11, यानी ये टेबुलर फॉर्म में भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करवाया जा सकता है, और मैं इसको प्लॉट भी कर सकता हूं, यानी एक्स एक्सिस डोमेन कहलाती है और बेसिकली वाई एक्सिस हमारी क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है, रेंज। तो भाई 2,5 2 से स्टार्ट किया 5 ये रहा, 3,7 3 से स्टार्ट किया 7 ये रहा, 4 से स्टार्ट किया 9 ये रहा, 5 से स्टार्ट किया 11 ये रहा। प्लीज इसको कंबाइन मत कीजिएगा भी, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, तो एक 2 के बाद डायरेक्ट 3 पे जंप करेंगे, इसके बिटवीन के नंबर नहीं है। हाँ, अगर मैं इसको रियल नंबर लेता तो ये नंबर्स भी आ जाते, बीच वाले नंबर्स भी आ जाते, और फिर मैं उसको एक स्ट्रेट लाइन बना सकता था। अभी तो मुझे सिर्फ इनको पॉइंट्स बनाना होगा, क्योंकि मैंने जो सेट किया अपना डोमेन वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। उम्मीद करता हूं ये जो पॉसिबल आपके पास रिप्रेजेंटेशंस हैं ये भी आपको समझ आ गई होगी, और बहुत ही मजे की रिप्रेजेंटेशंस हैं। ये स्टूडेंट्स को पहले ही पता होना चाहिए कि ये किस किस्म की रिप्रेजेंटेशंस हैं, ताकि आपको सीखने में मजा आए। अच्छा जी, नाउ यार, आपके पास अगर फंक्शन का ग्राफ बना हुआ हो और आपसे ये कोई पूछे कि भाई कि ये जो फंक्शन है, ये जो ग्राफ है, क्या ये फंक्शन का ग्राफ है या नहीं, तो हम वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या करके देता है हमें, हम ग्राफ को किसी भी जगह पर किसी पॉइंट पे एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं, अगर वो ग्राफ के सिर्फ एक पॉइंट पे टकराए तो इसका मतलब वो फंक्शन है, अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट पे टकराए वो फंक्शन नहीं। और ऐसा होता क्यों है भाई, देखो ना, डोमेन की सिर्फ एक ही, ये एक्स एक्सिस डोमेन है, अभी मैं बात करके आया हूं, एक्स एक्सिस क्या है, डोमेन है, और वाई एक्सिस क्या है, रेंज के एलिमेंट्स आपके पास होते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 1 की बात कर रहा हूं और 1 यहां पर हो रहा है, तो 1 का सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, डोमेन की सिर्फ एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा होगी तो इसका मतलब डोमेन, जैसे अगर मैं इसको छोटा सा फंक्शन बनाऊं और मैं इनको नाम दे दूं, ये पॉइंट्स, तो मैं कहूंगा 1, मैं इसको कह देता हूं A1, इसको मैं कहता हूं A2, इसको कह देता हूं A3, कोई भी नंबर होंगे ये, ऑफ कोर्स। मैं इसको चलो इसको कह देता हूं A4, ये कोई भी नंबर है आपके पास, और ये A5, तो भाई, और ये 0, ये 0 A6 कहता हूं। तो 0 कंबाइन हुआ है A6 पे, 1 कंबाइन हुआ है, ये मैंने A2 दिया नाम इसको, 2 कंबाइन हुआ है A1। तो आप देखें हर किसी की एक सिंगल इमेज आपके पास है, और वो फंक्शन की डिमांड है। फंक्शन की डिमांड क्या है कि डोमेन सिर्फ एक ही इमेज रख सकता है, एक से ज्यादा इमेज नहीं रख सकता। इमेज रिपीट हो सकती है, यानी 2 डोमेन के फंक्शन की सेम इमेज हो सकती है, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही डोमेन की 2 इमेजेस हों, 2 अलग डोमेन के एलिमेंट्स की सेम इमेज हो सकती है। तो भाई ये फंक्शन का ग्राफ है, और आप ये भी देख सकते हैं, जो मैंने एक और एग्जांपल दी है, ये एग्जैक्टली कितनी जगह पे टकरा रहा है, और बहुत सारी जगहों पे दो पे टकराएगा आपके पास। यानी इसका मतलब ये होगा, यहां जो भी x की वैल्यू है उसकी ये भी y की वैल्यू होगी, यानी f ऑफ x की, और ये भी y की वैल्यू होगी। तो ये एक वैल्यू इन दोनों के पास जा रहा होगा, जो फंक्शन के लिए आपके पास एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है, और ये फंक्शन का ग्राफ है।
उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी, अब 1-to-1 फंक्शन के लिए शर्त क्या होती है? उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का मतलब ये होता है कि मैं ग्राफ में कहीं भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा और वो सिर्फ एक जगह टकरानी चाहिए। इससे हमें क्या शो होगा कि अगर मेरा एक डोमेन है तो उसका सिर्फ एक ही इमेज आएगी और अलग थलग होगी। अगर ये 3 है तो 3 की भी एक ही इमेज आपके पास है, अलग थलग है। यानी हर डोमेन की एक सिंगल और डिस्टिंक्ट इमेज आपके पास होगी। इसलिए 1-to-1 के लिए हम क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि वो सिर्फ एक जगह पर टकराना चाहिए। ऐसा ना हो जैसे ये देखें, नोटिस कीजिए, इस x की वैल्यू के लिए, ये कोई भी x की वैल्यू होगी x1, इसके लिए ये y की वैल्यू है, जैसे मैं इसको कह देता हूं y1। और मजे की बात, ये एक अलग x की वैल्यू है, यहां पर ये कोई x2 कहता हूं, इसके लिए भी सेम y1 वैल्यू है, क्योंकि ये देखें सेम है। यानी ये पॉइंट क्या होगा? x1 y1 और x2 y2। और ये फंक्शन के लिए अलाउ नहीं है कि भाई x1 और x2 दोनों सिर्फ एक ही एलिमेंट के पास टेंस करे, यानी ये भी करे और ये भी करे, तो ये फंक्शन तो है मगर 1-to-1 फंक्शन नहीं है। 1-to-1 फंक्शन के लिए शर्त क्या है? हर डोमेन के एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी, अब नेक्स्ट ऐसा लो कि हम कुछ x की वैल्यूज को पुट करके y की वैल्यूज निकालते हैं। भाई साहब, नॉर्मली x की वैल्यूज को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वैल्यूज। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां कोई वैल्यू पुट करता हूं तो उस पर y की वैल्यू डिपेंड कर रही होती है। इसी वजह से f ऑफ x या y, इसको हम डिपेंडेंट कहते हैं। तो x की वैल्यू इंडिपेंडेंट, y की वैल्यू डिपेंडेंट, क्योंकि मैं x कुछ पुट करता हूं तभी तो y निकलता है ना यार। इसलिए x की वैल्यू इंडिपेंडेंट और y की वैल्यू डिपेंडेंट। तो देखें, कुछ इंडिपेंडेंट वैल्यूज दी हैं और कह रहा है डिपेंडेंट वैल्यू निकालें। तो x की जगह मैं पुट कर लेता हूं 7। ये मेरा नेक्स्ट एस्लो स्टार्ट हो गया। तो अगर मैं 7 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 3 7 प्लस 4। ऑफकोर्स आप देख सकते हैं ये टोटली डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पे। जो भी x की वैल्यू आप देंगे दोस्तों, वैसे ही आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो चलें जी, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 7, स्क्वायर नहीं है, साइंटिफिक नहीं, चलें ठीक है डायरेक्टली कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 7 का स्क्वायर 49, 21 4 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 98। और 4 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 17। तो जनाब 8 में से 7 जाएंगे, 1 बचेगा, 9 में से 1 जाएंगे 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 81। यानी मैंने इनपुट अगर 7 दिया था तो आंसर 18 और 81 आ गया। 18 बोल रहा हूं, 81 आ गया। ओके, इसी तरीके से आप -2t पुट कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। जल्दी से मैं आगे मूव कर जाता हूं दोस्तों, और अब की बार आपको ग्राफ दिया हुआ है और उसमें से वैल्यू फाइंड करनी है। तो भाई अगर ग्राफ दिया हो g ऑफ -4, तो ये रहा -4, सॉरी -4। अच्छा, ये इस तरह से दिया हुआ है, तो ये गैप दिया हुआ है आपके पास, ये -4 है। इसका मतलब मुझे ग्राफ को समझना होगा। ये -2 होगा, ये 0 होगा, ये 2 होगा, ये 4 होगा। हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि बेसिकली वर्किंग किस तरह की हो रही है। ठीक है, ये स्केल हुआ है। और अगर मैं देखूं तो ये y की वैल्यू 4 दी हुई है, तो यहां पर भी ये 2 होगा और ये 4 होगा, बल्कि थोड़ा सा सही दिया हुआ है, इधर ही दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। तो ये नीचे भी आपके पास -2 होगा, -4 होगा। यानी मैंने स्केलिंग तो समझ ली, स्केलिंग किस तरह की है। तो भाई पहले पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? g ऑफ -4, तो ये -4 ये रहा, -2 -4, और -4 पे y का आंसर क्या आ रहा है? 0। तो इसका मतलब इसका तो आंसर 0 हो जाएगा। और g ऑफ 3, तो अगर ये 2 है तो इसके बिल्कुल बिटवीन में 3 होगी, और ये कुछ आंसर होगा जो अप्रोक्सीमेटली -4 से थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। तो मैं फॉर दी सेक ऑफ जस्ट एक्यूरेसी मैं थोड़ा सा इसको कह देता हूं -4.1 होगा, क्योंकि अगर आप नोटिस करें ये 3 है, 3 से ऐसे आऊंगा और इधर जाऊंगा
तो ये 4 से थोड़ा सा बड़ा है, चलो मैं 4.2 कर देता हूं इसको, ठीक है। तो ये इस तरह से हम ग्राफ से भी निकाल सकते हैं वैल्यूज को। चलें जी, अब रिमेनिंग आपके पास है, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास फंक्शन कुछ इस शक्ल में दिया हुआ हो कि टी ऑफ एम इज इक्वल टू 3m², यानी अब की बार y को, f को इसने t नाम दे दिया है और x को इसने m दे दिया है, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहता है अगर मैं टी ऑफ एम 4 के बराबर दे दूं तो m की वैल्यू फाइंड करें। कर लेते हैं, टी ऑफ एम 4 के बराबर, ये 4, 3m² माइनस m, 4 को इधर ले आते हैं, 3m² माइनस m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हो, मिल्टन ब्रेकिंग भी, जैसे 3 4 12। तो मैं उम्मीद करता हूं मिल्टन ब्रेकिंग सबको आ रही है। तो 4m और माइनस के प्लस के 3m, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, प्लस के 3m माइनस के 4m, 4m में से 3m तो 1m बच जाएगा, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फर्दर कर लेते हैं, 3m कॉमन, 3m कॉमन, तो यहां से बचेगा m प्लस 1, माइनस 4 कॉमन, m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फर्दर हमारे पास m प्लस 1 कॉमन है और 3m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक हम करेंगे m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा m की वैल्यू -1 और m की वैल्यू ये हो जाएगा 4/3 प्लस के, ये उधर जाएगा प्लस, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर आपके पास कोई 4 है इमेज, तो उसमें m की वैल्यू -1 पे 4 होगी और 4/3 पे भी 4 होगी। तो इसका मतलब ये आपके पास 1 to 1 फंक्शन तो नहीं होगा, क्योंकि दो आपके पास जो रेंज है वो रिपीट हो रही है, तो ये 1 to 1 फंक्शन तो नहीं होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और अगर और तफसील से मेरे साथ काम करना है, जैसे कि ये फर्दर क्वेश्चंस भी अगर आपने मेरे साथ सॉल्व करने हैं, तो आप मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।